आज हम शुरू कर रहे हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, यानी हम किन त्रिभुजों को सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं, ये हमने इसमें सीखना है। त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती, देखिए। सर्वांग समता का मतलब कि बिल्कुल दो त्रिभुजें एक जैसी हैं, उनमें किसी भी प्रकार का, किसी भी भुजा की लंबाई का, कोण का कोई अंतर नहीं है, तब हम उन्हें सर्वांग सम त्रिभुजें कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज हम ये ले लें, इसको नाम हम दे देते हैं ए बी सी। इसी तरह एक त्रिभुज और लें, हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुजें कब सर्वांग सम होंगी? यदि इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुजें कहते हैं। मतलब देखो, त्रिभुज में होता क्या है, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों संगत कोण, भुजाओं की भी विशेषता ये है कि उनकी भुजाएं संगत होनी चाहिए, कोण भी संगत होने चाहिए। यानी यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ये इसी के बराबर, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर। अगर जो भुजाओं का जिस ऑर्डर में भुजाएं हैं उसी ऑर्डर में कोण भी बराबर होने चाहिए। अगर उनका आगे पीछे ऑर्डर हो जाता है तब नहीं, बिल्कुल जो जिस स्थान पर है उसी क्रम से, कहने का मतलब जिस क्रम से भुजाएं आपस में बराबर हैं, उस एक त्रिभुज की जो भुजाएं जिस क्रम से हैं उसी तरह बराबर वाली दूसरी त्रिभुज की जो भुजाएं बराबर हैं वो उसी क्रम से होनी चाहिए और उसी क्रम से कोण बराबर होने चाहिए, तब जाकर त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। और त्रिभुजों को सर्वांग समता लिखते कैसे हैं? जैसे त्रिभुज को हम ऐसे, छोटी ये त्रिभुज लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे लिखिए। इसका नाम है जैसे त्रिभुज ए बी सी। सर्वांग सम, सर्वांग समता का चिन्ह ये है, यानी दो बराबर की चिन्ह और ऊपर एक ही। और अब आप देखिए ए के बराबर क्या है, पी, तो इसी तरह इस त्रिभुज में भी नाम क्या आना चाहिए, पी। फिर हमने ए बी सी, तो बी लिया है, बी के बराबर क्या आ रहा है, क्यू, तो अपने आप ही आर आ जाएगा। तो ठीक सुमेलन करना है, यानी कि सुमेलन करना मतलब उनका मिलन सही होना चाहिए। ए जो है पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है, सी जो है आर के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। मतलब इस तरह से इनका सुमेलन होना चाहिए, सही ढंग से मिलान होना चाहिए। और जिस क्रम में एक त्रिभुज की भुजाएं हैं उसी क्रम के अंदर दूसरी त्रिभुज की भुजाएं भी होनी चाहिए। तभी अगर सही क्रम होगा, सही भुजाओं का भी और कोणों का भी, तब हम उनको सर्वांग सम त्रिभुजें कहते हैं। सर्वांग समता के बहुत नियम हैं, तब आगे चलकर हम बात करेंगे। यहाँ देखिए, कोण ए का सुमेलन किसके साथ है? कोण ए का सुमेलन जो है किसके साथ है? पी के साथ है, ए पी के बराबर। और बी का सुमेलन किसके साथ है? क्यू की। ये कोण का इस तरह से जो होता है ये कोण के लिए होता है। कोण सी का सुमेलन किसके साथ है? आर के साथ है। इसी तरह से भुजा ए बी का सम्मेलन
किसके साथ है, ए बी का सुमेलन जो है पी क्यू के साथ है यहाँ पर, और बी सी का सुमेलन किसके साथ है, हमने यूँ उसी क्रम में ले तो उसके आगे क्यू आर के साथ है, उसी क्रम में है, और भुजा सी ए का सुमेलन उसी क्रम में आगे चलते हैं तो इसमें आर पी आ जाता है। तो ये अगर इस तरह से क्रम से ही और सुमेलन सही हो तब त्रिभुजें क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। अब हमारा अगला सवाल देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 में। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, दो रेखाखंड कब सर्वांग सम होते हैं, दो रेखाखंड तब सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाइयां बराबर हो, उनकी लंबाई क्या हो, लंबाई समान हो, तब वो रेखाखंड हमेशा, हमने पहले कर लिए, तभी सर्वांग सम होते हैं जब उनकी लंबाई समान हो। दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरा सर्वांग सम कोण क्या होते हैं, जिनकी माप बराबर हो तो दूसरे का भी 70 डिग्री। यदि हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है, वास्तव में अर्थ होता है कि कोण ए और बी जो है वो क्या है, आपस में सर्वांग सम है। क्योंकि सर्वांग सम कोणों का माप बच्चों हमें पता है, हम बार बार पहले कर चुके हैं, बराबर होता है, और यानी दो कोण जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब वो सर्वांग सम हैं। तो हम अगर ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है हमने कोण लिखने का एक तरीका ढूंढा था, अगर आपको ध्यान हो वो तरीका क्या था उस कोणों का, तो हमने हम यूँ लिखते हैं, वास्तव में हम एम ए बराबर एम बी यानी कि कोण ये लिखते हैं। वास्तविक जीवन में से संबंधित सर्वांग सम आकारों के दो उदाहरण दीजिए कि हम वास्तविक जीवन में जो देखते हैं ऐसी दो चीज़ें जो सर्वांग सम हो, यानी जैसे हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, ठीक उसी तरह का दूसरा कागज़ का टुकड़ा काट लिया, सर्वांग सम है। आप जिस बेंच के ऊपर बैठते हैं दूसरा बेंच वैसा ही है, वो क्या है, सर्वांग सम है। दो एक जैसी कापियाँ आप ले आते हैं, सर्वांग सम है। लेकिन वास्तव में सर्वांग समता जो है यहाँ पर आकारों के लिए देना होता है, और कौन से ऐसे आकार देखते हैं आप, दो कागज़ का आकार, एक कॉपी के दो पेज का आकार एक जैसा सर्वांग सम आकार होता है। आप दो समान भुजाओं वाली चतुर्भुजों को भी देख सकते हैं, समान कोण और समान भुजाओं वाली। अगर आप वस्तुओं के नाम लें तो दो स्केल आपके पास हैं आधे आधे फुट के, वो बिल्कुल एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण दे सकते हैं। दो पेंसिलें आपके पास एक जैसी हैं, सर्वांग सम आप कह सकते हैं। आकारों की बात करें तो हम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सुमेलन ए बी सी और एफ ई डी के अंतर्गत त्रिभुज ए बी सी और एफ ई डी सर्वांग सम, तो त्रिभुज के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। तो आप सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए। मान लिया ये त्रिभुज ए बी सी और सुमेलन है, तो ठीक इसी प्रकार से दूसरी आएगी एफ ई डी। सुमेलन है, सुमेलन का मतलब ये देखिए, इस सुमेलन दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है कि ए एफ के बराबर है, अंतर्गत सभी। अब आप ये देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एफ ई डी, तो सभी भाग जो हैं बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकदम समान होते हैं सभी भाग। तो आप देखिए क्या है, यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण एफ के, कोण बी बराबर है कोण ई के, कोण सी बराबर है कोण डी के। सभी भागों को लिखना है। तो भुजा ए बी के बराबर क्या आएगी, ए बी के बराबर ये आएगी ई एफ, एफ ई यानी कि एफ ई डी है ना, तो ये है एफ ई डी यानी एफ ई डी। तो ए बी किसके बराबर आएगी, ए बी के संगत सर्वांग सम भागों को लिखना आपने। ए बी जो है एफ ई के,
इसी तरह से BC का नाम लें तो ED, और CA का नाम लें तो DF, ये बराबर होंगी। आप इनको सर्वांग सम रूप में भी लिख सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं, अगर सर्वांग समता हो तो सर्वांग सम लिखने हो तो ये सभी सर्वांग सम भाग हो गए। सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम, तो इनके ऊपर रेखाखंड है, रेखाखंड लगा दीजिए। ये सभी सर्वांग सम भाग हो गए इसके। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 देखिए आप, प्रश्न नंबर 4 के अंदर देखिए DEF और ABC, BC ये सर्वांग सम है। DEF, D ऊपर ले लो, मान लिया DEF, आप कहीं पे भी ले सकते हैं पहले वाले को, तो फिर उसी आधार पर दूसरे को लेना होता है। तो BCA, कोण E के संगत भाग जो है, कोण E का संगत, E के संगत, कोण E के संगत C, कोण C, EF के संगत और सर्वांग सम क्या आएगा, EF कहाँ है, EF नीचे है, तो इसमें भी CA। जैसे लिखा है वैसे ही कोण F यहाँ पे है, कोण F के A आएगा, सर्वांग सम आएगा कोण A, और ये इसके संगत भी है। DF के सर्वांग सम आएगा DF, ये रहा, तो BA, नाम भी उसी क्रम से लिखना है आपको। तो ये सभी इसके संगत भाग हैं। ये प्रश्न नंबर 4 था। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।